हेलो टू ऑल। हमारा आज का वीडियो है फंजाई की एक क्लास जिसका कि नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, ये सबसे एडवांस्ड क्लास कहलाती है बेसिडियोमाइसिटीज, और इसको हम जनरली क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्लब फंगाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा बेसिडियम। बेसिडियम से ही तो नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये जो बेसिडियम होता है वो कैसा होता है, क्लब शेप्ड होता है। क्लब शेप का मतलब होता है मुग्धाकार, जैसे मुग्धाकार होता है ना, इस तरीके का, ऊपर से चौड़ा और नीचे से नैरो। तो ऐसा जो शेप होता है उसके बेसिडियम का होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लब शेप्ड राइट स्ट्रक्चर। और ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है बेसिकली ये डिकम्पोजर्स ऑफ वुड है। मतलब ये जो कवक होते हैं, ये जो फंगाई है, ये कास्ट के क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ओके, और ये जो इनका जो माइसीलियम है, आप ये तो सब जानते हैं, हाइफी मिलकर और क्या बनती है, दैट इज नॉन एज द माइसीलियम। कवक जाल, कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, माइसीलियम। तो माइसीलियम दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मतलब ये जो कवक जाल है वो दो प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी होता है वो कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक का मतलब होता है एक केंद्र की, ओके, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्पकाली होता है। और ये जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक होता है, द्विकेंद्रकीय होता है, और साथ के साथ कैसा होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, राइट। मतलब ये कैसा है, अल्पकाली है, तो ये कैसा होता है, दीर्घकाली होता है। ओके, तो इसका जो सेकेंडरी माइसीलियम है, इसका जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मतलब कि ब्रांच्ड यानी कि शाखित और पटयुक्त होता है। क्लियर, कैसा होता है, पटयुक्त होता है। तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब यहां पर इसकी सेप्टम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, याद रखना, और किसी भी फंगाई की क्लास के अंदर ये विशेषता नहीं पाई जाती है। इसके अंदर ये विशेषता है कि सेप्टम जो होता है वो कैसा होता है, डोलीपोर सेप्टम होता है, राइट। डोलीपोर सेप्टम का मतलब होता है डोल छिद्री पट, ठीक है। अब ये डोलीपोर सेप्टम क्या है, तो बिग पोर प्रेजेंट बिटवीन ईच सेप्टम। जैसे ये सेप्टम है, मानो कि ये सेप्टम है, तो सेप्टम के बीच में एक बड़ा पोर है। यहां पर ये सेप्टम के बीच में क्या होता है, एक बड़ा पोर होता है। तो बिग पोर प्रेजेंट बिटवीन ईच सेप्टम, हर एक सेप्टम के बीच में, हर एक सेप्टम के बीच में एक बड़ा छेद है। ओके, द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड। ये जो इसकी बाउंड्री है, इस पोर की जो बाउंड्री होती है, इस पोर की जो बाउंड्री है वो दोनों तरफ क्या है, ऐसी। इस पोर की जो बाउंड्री है, राइट, वो दोनों तरफ फैली हुई है। द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड्स। और इस बाउंड्री को, इस डोली पोर जो जिसको कि हम पोर कह रहे हैं, इसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरेंथीसोम। क्या कहते हैं, पेरेंथीसोम कहते हैं, पेरेंथीसोम। मान लो कि ये डोलीपोर सेप्टम है, ये डोलीपोर सेप्टम है, ये एक डोलीपोर सेप्टम है, राइट। डोलीपोर सेप्टम मतलब समझ में आ रहा है ना, सेप्टम के बीच में क्या एक बड़ा सा छेद है, और इस छेद की जो बाउंड्रीज है, राइट, वो दोनों तरफ क्या है, फैली हुई है। और इसकी बाउंड्री को, इस डोलीपोर जो अपने डोलीपोर सेप्टम है, इसकी जो बाउंड्री है इस पोर की, वो दोनों तरफ फैली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंथीसोम। व्हाट वी कॉल पेरेंथीसोम। ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ बाउंड्री ऑन बोथ साइड द शेप ऑफ द सेप्टम बिकम डूम शेप। और इस बाउंड्री के, इस पोर की बाउंड्री के दोनों तरफ फैले होने की वजह से, राइट, जो सेप्टम का शेप होता है, राइट, वो कैसा हो जाता है, डूम शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, डूम शेप, गुंबदाकार, या हम कह सकते हैं ढोलाकार हो जाता है। और ऐसे सेप्टम को हम क्या बोल देते हैं, डोलीपोर सेप्टम। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो क्लियर है, क्या कहा मैंने, हर एक सेप्टम के बीच में एक बड़ा छेद है, राइट, तो डोलीपोर सेप्टम कहते हैं इसको। और इस छेद के दोनों तरफ जो है, राइट, उसकी जो बाउंड्री है वो दोनों तरफ फैली हुई है, और इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंथोसोम कहते हैं, ठीक है। और इस पोर की बाउंड्री के दोनों तरफ फैले होने की वजह से जो सेप्टम होता है उसका शेप कैसा हो जाता है, दैट इज नॉन एज ढोलाकार हो जाता है, डूम शेप हो जाता है। और ऐसे सेप्टम को क्या कहते हैं, डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। क्लियर, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्लैंप कनेक्शन। अब क्लैंप कनेक्शन क्या है, तो एक डायग्राम यहां पर बना रखा है, इसको आप समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा।
इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन नियर बाय सेल। जैसे मान लो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो दो सेल्स के बीच में ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित जो करते हैं वो कौन करते हैं? क्लैंप कनेक्शन। क्या कहा मैंने? दो सेल्स के बीच में कनेक्शन, ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित करने वाले जो कनेक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लैंप कनेक्शंस कहते हैं। और with the help of this, nucleus of one cell can migrate to neighboring cell due to which other cell become dikaryotic। मतलब इन क्लैंप कनेक्शन की वजह से दो सेल्स एक दूसरे के क्या रहती है? संपर्क में रहती है। दो सेल एक दूसरे के संपर्क में रहती है और एक सेल का न्यूक्लियस यहां से माइग्रेट होकर और दूसरी जो पड़ोसी सेल होती है, नेबरिंग सेल्स होती है, उसमें जा सकता है और दूसरी सेल को क्या बना सकता है? डाइकैरियोटिक। जैसे मान लो यदि ये न्यूक्लियस यहां से चला गया तो इस सेल को क्या बना देगा? डाइकैरियोटिक। या न्यूक्लियस इधर से भी आ जाता तो भी ये सेल क्या बन जाती? डाइकैरियोटिक। क्लियर है? तो क्लैंप कनेक्शन क्या होते हैं? ये दो नेबरिंग सेल्स के बीच में ट्यूबुलर रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट। इसकी मदद से, इन क्लैंप कनेक्शन की मदद से एक सेल का न्यूक्लियस दूसरी सेल के अंदर माइग्रेट होकर जा सकता है और उसको क्या बना सकता है? डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकी बना सकता है। इज इट क्लियर? नाउ रोल ऑफ क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन से क्या होगा कि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है वो क्या बन सकता है? डाइकैरियोटिक। क्यों? मान लो कि ये मोनोकैरियोटिक है, अब इधर से क्लैंप कनेक्शन बनाओ, इधर चला गया, तो बताओ मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो डाइकैरियोटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका चीफ फंक्शन क्लैंप कनेक्शन का क्या होता है कि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाना। तो अभी तक दो खास चीजें हमने क्या पढ़ी जो दूसरे फंगाई के अंदर नहीं मिलती है, एक तो डोलीपोर सेप्टम, एक तो क्या पढ़ा हमने? डोलीपोर सेप्टम, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी वो क्या पढ़ा? क्लैंप कनेक्शन। क्लियर? अब आ जाते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड है और वो किसके द्वारा होता है? सोमेटोगेमी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सोमेटोगेमी। और आप सब जानते होंगे सोमेटोगेमी क्या होता है? इसमें टू सोमेटिक सेल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड सेल्स फ्यूज टू फॉर्म अ डाइकैरियोन। मतलब दो कायिक कोशिकाएं, वेजिटेटिव सेल्स, दो सोमेटिक सेल्स एक दूसरे की कहां पर आती है? करीब आती है। ये देखो, ये अभी दूर दूर है, ये दो सोमेटिक सेल जो जेनेटिकली डिफरेंट होनी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो दो जेनेटिकली डिफरेंट सोमेटिक सेल्स पास में आएगी और पास में आकर और क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। ठीक है? और जब फ्यूज हो जाएगी तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, राइट, ये फ्यूज होगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा? डाइकैरियोन। तो देखो, सेल्स फ्यूज टू फॉर्म डाइकैरियोन, यहां पर बन गया डाइकैरियोन, बन गया। क्लियर? नाउ बाय क्लैंप कनेक्शन सभी सेल्स डाइकैरियोटिक हो जाती है। अब क्लैंप कनेक्शंस बनेंगे और क्लैंप कनेक्शंस आपको मालूम है क्लैंप कनेक्शन का काम क्या होता था? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को क्या बना देना? डाइकैरियोटिक। तो सभी सेल्स क्या हो जाएगी? डाइकैरियोटिक हो जाएगी। क्लैंप कनेक्शंस बनते जाएंगे, एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे में जाता रहेगा और सेल्स जो है वो क्या होती रहेगी? डाइकैरियोटिक होती रहेगी। क्लियर? तो आप देख सकते हो क्लैंप कनेक्शंस की वजह से सभी सेल्स डाइकैरियोटिक होगी। ये देखो, सब जितने भी जो माइसीलियम की जितने भी सेल्स थी वो सब क्या होगी? डाइकैरियोटिक होगी। क्लियर? अब क्या होता है? अब हर एक सेल पर मान लो ये एक सेल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है, ये सी सेल, और हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइकैरियोन कहेंगे। अब हर एक सेल पर एक क्लब शेप मतलब मुग्धाकार आकृति का बेसिडियम बन जाएगा। ये देखो कैसा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्लब शेप्ड है। तो हर एक सेल पर, जैसे मान लो ये ए सेल है तो इसके ऊपर एक मुग्धाकार क्या बन गया? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडियम बन गया है। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब क्या बन गया? बेसिडियम बन गया, राइट। अब दोनों न्यूक्लियाई बेसिडियम में आकर फ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई है वो यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों न्यूक्लियाई जो सेल में थे वो इस मुग्धाकार संरचना बेसिडियम में शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये बेसिडियम में चले गए। ठीक है? और बेसिडियम में जाने के बाद में ये जो दोनों न्यूक्लियस होंगे ये फ्यूज हो जाएंगे। आप सबको मालूम है न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी मतलब फ्यूजन, तो कैरियोगेमी हो जाएगा। तो बताओ, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस हर एक बेसिडियम के अंदर, अब हर एक बेसिडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो। इट विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये क्या बन गया? डिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियोगेमी होगी। अब मियोसिस होगा। अब मियोसिस होगा किसके अंदर? इस बेसिडियम के अंदर जो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है? और मियोसिस होगा और बेसिडियम पर एक्सोजीनियसली
बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। अब एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपने देखा था एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर एक्सोजीनियसली, यानी कि बेसिडियम के अंदर नहीं, बेसिडियम के सरफेस के ऊपर जब मियोसिस होगा तो बेसिडियम पर एक्सोजीनियसली, मतलब उसके सरफेस के ऊपर क्या बन जाएंगे, बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे। तो एक्सोजीनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर्स नहीं बनेंगे, बेसिडियम के सरफेस के ऊपर क्या बनेंगे, दैट इज बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। क्लियर। अब जो सराउंडिंग हाइफीज होती है, जो सराउंडिंग हाइफी, जैसा आपने एस्कोमाइसिटीज में भी देखा था कि एस्कोमाइसिटीज में भी जो सराउंडिंग माइसीलियम थी, राइट, वो चारों तरफ जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बना देती थी जिसको कि कहा था एस्कोकार्प। वैसे यहां पर सराउंडिंग हाइफी जो होते हैं वो बेसिडियम के चारों ओर, बेसिडियम के चारों ओर क्या बना देंगे, बेसिडियो कार्प बना देंगे। क्या बना देंगे, बेसिडियो कार्प। जैसे कि ये इस तरीके से, तो चारों तरफ क्या बन जाएगा, ये बेसिडियो कार्प, ये बन गया मान लो बेसिडियो कार्प। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की तरह। अब क्या होगा, अब बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियो कार्प से बाहर निकलकर, मतलब बेसिडियो कार्प से अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स है वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये देखो बाहर निकल गए, और बाहर निकलकर ये जो बेसिडियो स्पोर्स है वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, फेवरेबल कंडीशंस में क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नए माइसीलियम को क्या देंगे, बर्थ देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, नया माइसीलियम का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपको बता रखी है, ये इसकी लाइफ साइकिल बता रखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जितने भी रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई जो होते हैं वो इस क्लास की क्या विशेषता है, जितने भी रस्ट और स्मट फंजाई है, जैसे कि एक सबसे सामान्य एग्जांपल मैंने रस्ट फंजाई का लिख रखा है और उसका नाम क्या है, पक्सीनिया, राइट, जो कि वीट के ऊपर संक्रमण करता है। और एक और स्मट फंजाई लिख रखा है। स्मट फंजाई का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो कौन सा, अस्टीलेगो, आपने सुना होगा, अस्टीलेगो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्मट फंजाई। और रस्ट फंजाई का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, पक्सीनिया। इतना ही नहीं, आपने बारिश के दिनों के अंदर कुछ ऐसे अम्ब्रेला लाइक छतरियों को उगते हुए देखा होगा लकड़ी की कास्ट पर, राइट, मतलब कि वुड के ऊपर। तो ये क्या होते हैं, मशरूम्स कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं, मशरूम्स। तो मशरूम भी इस बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर ही इंक्लूडेड है। और पफ बॉल्स के बारे में भी सुना होगा, पफ बॉल्स वगैरह जो होती है वो भी इस फंगई की क्लास से ही बिलोंग करती है। क्लियर। तो ये पार्ट 4 था फंगई के ऊपर। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स और बना रखे हैं वेरियस क्लासेस और फंगई के जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर, उनको आप जरूर देखिएगा। और इसकी जो एक क्लास और बची हुई है अभी, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। और आज की वीडियो की जो स्लाइड है वो मैंने आखिरी के अंदर, वीडियो के आखिरी में डाल दी है ताकि आप नोट्स मेंटेन कर सकें। थैंक यू।